नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। न्यूट्रीलिव 360 प्रोग्राम का आज का कार्यक्रम में मैं चंदन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई एम श्योर दोस्तों मेरी तरह आप भी इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। गट रीसेट प्रोग्राम का गट रीसेट प्रोग्राम का 5 दिन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और आज डे 6 है इस 10 डेज गट रीसेट प्रोग्राम का। और हर एक सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा है, बहुत ही शानदार रहा है। आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जबरदस्त टॉपिक लेके आ रहे हैं। जैसे लास्ट 5 दिनों में हमने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बातें की, चर्चा की। जैसे पहला दिन में हमने बात किया कि एक्सप्लोर किया गट हिल का साइंस के बारे में, उनका फिलोसॉफी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा वेट मैनेजमेंट एंड ओवरऑल वेलबींग के लिए। उसके ठीक बाद हमने बात किया कैसे हमारे फूड थाली को सजाना चाहिए, जहाँ पे प्लांट बेस्ड प्रोटीन कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, देन फ्रूट वेजिटेबल्स का इंटेक कितना होना चाहिए, राइट। देन उसके बाद हमने बात की द पावर ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज फॉर ऑप्टिमल गट हेल्थ। एंड फिर हमने जाना इनर इकोसिस्टम के बारे में, जहां पे हमने प्रीबायोटिक के बारे में बात किया, जो कि गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैसे प्रमोट करता है, राइट। और कल हमने जाना कुछ हर्ष रियलिटी के बारे में, राइट। जैसे हाई शुगर, हाई फैट, प्रोसेस फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग हैबिट कैसे हमारा गट हेल्थ को डैमेज करते हैं, राइट। और कल का एक्टिविटी था कि कैसे हम अपना जो बैड हैबिट से हेल्दी ऑल्टरनेटिव के जरिए कैसे उसको रिप्लेस करते हैं। आई एम श्योर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो क्या अपना ग्रुप के साथ, राइट। और आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक हम लेके आ रहे हैं। और जैसे आज का टॉपिक लेके आप बहुत ही उत्साहित होंगे, क्योंकि जैसे लास्ट ये जो हम लोग गट रीसेट का जो प्रोग्राम हम लोग का इसमें जो है, इसमें हम लोग 10 डेज का इस प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, एनिमल बेस्ड जो फूड है उसको अवॉइड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आज का सेशन में हम स्पेशली एक्सप्लोर करेंगे कि जो डाइट का जो इंपॉर्टेंट रोल है थ्रू ए कंपैरिजन ऑफ एनिमल बेस्ड एंड प्लांट बेस्ड मील्स, राइट। सो बिफोर कमिंग टू द टॉपिक, मैं डेफिनेटली आई एम श्योर आप वेट कर रहे होंगे कि आज का जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो डॉक्टर श्याम हमें देगा, डॉक्टर श्याम व्हिच इज द डायरेक्टर ऑफ साइंस एंड इनोवेशन एंड लीडिंग इमर्जिंग मार्केट। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर श्याम को इस वर्चुअल स्टेज में। डॉक्टर श्याम, ओवर टू यू। थैंक यू एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। आज एक स्पेशल दिन है हमारे लिए। आज 6th डे है एंड आई एम श्योर आप लोग डिसिप्लिन से जो एनिमल फूड से अवॉइड कर रहे हैं एंड ये इम्पोर्टेंट है। और आज आपको हमारे वन ऑफ माय टॉप साइंटिस्ट हैं विवेक पराशर, वो आपको जानकारी देंगे इसके बारे में। विवेक हमारे मैनेजर है एनालिटिकल ग्रुप में। वो एक टीम लीड करते हैं और वो ये मैंने बताया ये हमारा वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट, ही इज ए मैनेजर ऑफ एनालिटिकल साइंसेस। उनको बहुत साल की एक्सपीरियंस है और सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव हिम हियर एंड टू आपको ये इसके बारे में बताने के लिए। लेकिन उससे पहले मेरा 2-3 मिनट का एक सोच से आज तो मैंने आज है एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स जैसे हमारी गाड़ी है, गाड़ी के इंजन है, इंजन में गाड़ी में टायर है, गाड़ी में ब्रेक्स है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैं आपको बताया था कि ब्रेन और गट के बहुत गहरे रिलेशनशिप है। तो अब क्या हो रहा है कि अब लोग देख रहे हैं रिसर्चर्स की गट और गट और लिवर के बीच में भी एक अनोखा रिश्ता है। तो आज मैं आपको हमारे बॉडी के अंदर की एक अद्भुत दुनिया में लेके चलना चाहता हूँ, जिसमें हमारे लिवर और गट माइक्रोबायोम के बीच की गहरी रिलेशनशिप पर फोकस किया जाएगा। सोचो, एक व्यस्त हाईवे को जो हमारे गट को हमारे लिवर से सीधा जोड़ते हैं, इसे हम पोर्टल वेन कहते हैं। पोर्टल वेन। तो इस पोर्टल वेन से गट से आने वाला पदार्थ, फूड पदार्थ हो, लाइक प्लांट मेटाबोलाइट्स हो, सीधे लिवर तक पहुंच जाते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे लिवर की
एक तरह का प्रोसेसिंग प्लांट है, प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ काम करते हैं, जो हमारे ये जो सब्सटेंसेस है, ये बॉडी को पता नहीं होता कि ये खराब है कि या अच्छे हैं। तो लिवर है जो प्रोसेसिंग प्लांट, वो उसको मेटाबलाइज करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, फिर ही तो उन्होंने तो बॉडी में जो टॉक्सिक है उसको कंट्रोल करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, लेकिन अच्छे पदार्थ तो बॉडी में भेज देते हैं। तो लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारे लिवर से भी बाइल एसिड्स छोड़ता है, तो हमारा लिवर भी बात करते हैं गट से। तो लिवर क्या बोलते हैं? लिवर बोलते हैं ये लो हमारे बाइल एसिड्स। तो बाइल एसिड्स जो हमारे गट माइक्रोबायोम के कंपोजिशन में बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो अच्छे वाला माइक्रोबायोम को बढ़ा देते हैं और बुरे माइक्रोब्स को रिड्यूस करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है जो हम लिवर गट माइक्रोबायोम इंटरैक्शन कहते हैं, लिवर गट माइक्रोबायोम इंटरैक्शन। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स रिलेशन में सब कुछ हमेशा ठीक नहीं रहता। जैसे मैं बताया था कि जब भी आपके लिवर ठीक से नहीं काम करते हैं तो बाइल एसिड्स का रिडक्शन होते हैं। बाइल एसिड्स का जो उनके अंदर का कंपोजिशन है वो भी अलग होते हैं। तो हमारे गट माइक्रोबायोम में जो इम्बैलेंस होता है, जिसे गट डिसबायोसिस कहते हैं, गट डिसबायोसिस, वो अलग अलग लिवर डिसीज जैसे NAFLD, ALD और सिरोसिस से लिंक्ड है। अब रिसर्चर्स इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं। तो ये इम्बैलेंस तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? जबकि साइंस इवॉल्व करती रहती है, एक चीज क्लियर है, हमारे गट का हेल्थ हमारे लिवर और ओवरऑल वेलबीइंग के लिए गहरा असर रखता है। इसीलिए मैं आप सबको एनकरेज करता हूं कि आप अपने गट हेल्थ को नर्चर करने में प्रोएक्टिव स्टेप्स ले। राइट, शुरुआत करिए माइंडफुल खाने से, एक डाइट अपनाइए जो रिच हो फाइबर, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स में, ताकि सपोर्ट मिले डाइवर्स गट माइक्रोबायोम को। फूड जैसे योगर्ट है, हाई फाइबर फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, शुरू करने के लिए वो है स्टार्टिंग प्लेसेस, राइट। लेकिन याद रखिए कि सारे प्रोबायोटिक्स सेम नहीं होते और उनके बेनिफिट्स अलग अलग हो सकते हैं। स्ट्रेन जैसे बैसिलस कोआगुलेंस काफी प्रॉमिसिंग दिखते हैं, लेकिन और रिसर्च की जरूरत है। तो इसके अलावा अपने प्रोसेस फूड और शुगर्स के इंटेक को कम करिए। आपने कल सुना होगा इसके बारे में, जो डिसबायोसिस प्रमोट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लिवर इश्यूज या किसी और हेल्थ कंसर्न से डील कर रहे हैं, या अगर आप प्रोबायोटिक्स या जो अदर माइक्रोबायोम थेरापीज को कंसिडर कर रहे हैं, तो पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जरूर कंसल्ट करिए। वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपके इंडिविजुअल हेल्थ नीड्स और कंडीशन के अनुसार टेलेड हो। ओके, तो यही था मेरा आज का सोच। चलिए हम आज सुनते हैं प्रस्तुत वैज्ञानिक और द बेस्ट साइंटिस्ट इन माय टीम, विवेक पराशर थे। विवेक। थैंक यू डॉक्टर श्याम। थैंक यू। थैंक यू चंदन, रीकैप करने के लिए कि हमने पिछले कुछ दिनों में क्या देखा। हमने देखा कि प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक क्यों जरूरी होते हैं हमारी गट हेल्थ के लिए। आई थिंक हम सभी अभी तक फेमिलियर हो गए हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स से, जैसे कि गट विच इज आर आते हैं, माइक्रोबायोटा जो कि छोटे सूक्ष्म जंतुओं का एक ग्रुप होता है, प्रीबायोटिक्स जो कि नॉन लिविंग मॉइटीज होती हैं जो बॉडी में जाके आपकी लिविंग मॉइटीज को एक्टिवेट करती हैं, प्रोबायोटिक जो कि लिविंग मॉइटीज होती हैं जो आपकी गट के हेल्थी बैक्टीरियाज को सपोर्ट करती हैं। इन सारे टेक्निकल टर्म्स को लेकर आज हम आगे बात करते हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में ये नोटिस किया होगा कि आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप लोगों को एनिमल फूड से कुछ दिनों के लिए परहेज रखना है। आई थिंक ये अच्छा वक्त भी है, नवदुर्गे चल रहे हैं, यहाँ पे से काफी सारे लोग व्रत करते होंगे तो उन्होंने वैसे भी नॉनवेज को अवॉइड किया होगा। हम नॉनवेज को अवॉइड करने की बात क्यों कर रहे हैं? हम प्लांट बेस्ड फूड को
प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं सो दैट कि आपके पास रेफरेंस मटेरियल्स भी आंखों के सामने हो। अलाउ मी। चंदन, आप मेरी पूरी हेल्प करें बताकर कि मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। Yes, visible. It is visible. अच्छा, थैंक यू। सो जैसे आज का जो विषय है हमारा, उसमें हम ये बात करने वाले हैं कि हमारी गट के लिए किस तरह के फूड ज्यादा फायदेमंद है। क्या हमें प्लांट बेस्ड फूड जो पौधों से, हरे पत्तेदार सब्जियों से, फलों से मिलता है वो, या एनिमल बेस्ड फूड जिसमें कि हम नॉन वेज, चिकन, मीट, एग और इस तरह के फूड्स की बातें करते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले जानना होगा कि हमारे प्लांट बेस्ड फूड में और एनिमल बेस्ड फूड में क्या डिफरेंसेस हैं, ह्यूमन बॉडी के साथ इनका कैसा रिलेशन है, और उससे पहले हमें समझना होगा कि हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है इन फूड्स को लेके। ये जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी कुछ हिस्ट्रीज में, पुरानी हिस्ट्री में, जहाँ पे हमारे अंदर हमने हमने विकास किया। अगर हम इस प्लानिट पे पाए जाने वाले सभी जीवों के बारे में बात करेंगे तो हम पाएंगे कि ये जब पृथ्वी इवॉल्व हुई तो सबसे पहला जीव जो कि सिर्फ एक कोशिकीय जीव था, जिसे हम अमीबा भी बोलते हैं, वो पानी में डेवलप हुआ। पानी में एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से 10 कोशिकाएं, और इस तरह से जीव के साइज बढ़ते रहे। जैसे जीव के साइज बढ़े, उन्होंने पानी से माइग्रेट होकर जमीन पे आना शुरू किया, तो वो रेप्टाइल फॉर्म में बने, जिनको हम आज की जनरेशन में छिपकली या पहले डायनासोर या मगरमच्छ रेप्टाइल एनिमल होते हैं। जैसे जैसे उनमें और विकास हुआ, वो दो पैरों पे चलने लगे। जब दो पैरों पे चलने लगे, उनमें मस्तिष्क का भी विकास हुआ। मल्टीपल स्पीसीज बनी, जिसमें से पक्षी बने, नर बने, मैमल्स बने। अगर हम हमारे पूर्वजों की बात करें तो हमने हमारे पूर्वजों में हमारे वानर सबसे करीब पूर्वज हैं। वानरों के मस्तिष्क बहुत विकसित थे। मस्तिष्क के साथ उनमें इमोशंस की रीडेबिलिटी भी ज्यादा थी। इमोशंस के साथ इंसान के मन में अटैचमेंट्स आते हैं, तो पहले वो जंगल में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, जहां खाना मिले, जहां पानी मिले, वहां रहते थे। बट उन्होंने वक्त के साथ जैसे जैसे उनकी बिलोंगिंगनेस की फीलिंग बढ़ी किसी पर्टिकुलर प्लेस से, उन्होंने एक जगह रहना शुरू किया। एक जगह रहने के लिए जरूरी था कि वो खाना पानी का व्यवस्था भी उसी जगह पे करें, तो उन्होंने खेती करनी शुरू की। खेती करने के साथ उन्होंने उन फलों और उन फसलों को ज्यादा उपजाया जो उनकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। और इस तरह से मानव विकास होता गया, और आज हम जिस स्टेज में हैं, आज हमारी जो डेवलप्ड स्टेज है, हम वहां तक आ पाए। अब अगर हम बात करें एक ऐसे एक सवाल ये भी है कि हमारी गट में कई सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, इनके बारे में पिछले कुछ दिनों में हमने सीखा। तो क्या जो माइक्रोब्स हमारी गट में पाए जाते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ में या बाकी सारी प्रजातियों के साथ में ये भी इवॉल्व हुए हैं, क्या इनमें भी विकास हुआ है? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप में से कई लोग जो इस बारे में जानते हैं, मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि उनकी क्या राय है। उन्हें क्या लगता है कि क्या माइक्रोब्स जो हमारे पहले प्रिमिटिव्स जो थे, जो अमीबा की फॉर्म में हुआ करते थे, तब से लेके अब तक उनके कैरेक्टरिस्टिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आए कि नहीं? द आंसर इज ऑब्वियसली यस। तो हम ये देखिए, अगर हम फॉर एग्जांपल एक एनालॉजी लिए कि आज जिस शहर में आप रहते हैं, उस शहर की व्यवस्थाओं के हिसाब से आपके व्यवहार, आपकी सोच समझ, आपके रहने का तरीका, आपके खान पीन का तरीका बदल जाता है। हम साउथ इंडिया में अलग तरह का खाना खाते हैं, नॉर्थ इंडिया में अलग तरह का खाना खाते हैं। अगर हम विश्व के दूसरे देशों में जाएं, अमेरिका में या जापान में, वहाँ की फूड हैबिट्स अलग हैं। हम लोगों की फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी थोड़े थोड़े से वेरी करते हैं। तो हमने क्या पाया कि इंसान में या किसी भी जीव जंतु या इवन इस पूरे इकोसिस्टम एनवायरनमेंट में कई सारे फैक्टर ऐसे हैं जो बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे टेम्परेचर, जैसे ह्यूमिडिटी, वहाँ पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी, वहाँ का ओवरऑल इकोसिस्टम एनवायरनमेंट, वहाँ की फूड हैबिट्स, ये सभी इंसान के या जीव जंतुओं के विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब माइक्रोब्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कहाँ है?
वो हमारी गट में है। अगर हम इंसानों में भी अगर हमने पाया कि जापान में रहने वाले लोग या यूएस में रहने वाले लोग या अफ्रीका में रहने वाले लोग या विद इन इंडिया ऑल्सो अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में और नॉर्थ के लोगों में वेरिएशंस हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंसेस में वेरिएशंस हैं, उनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज में वेरिएशंस हैं, तो अगर हम डिफरेंट खाने और डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से चेंज हुए हैं, तो ये माइक्रोब्स जो हमारे अंदर रहते हैं, हमारे चेंजेस के साथ इनमें भी उसी तरह के चेंजेस आए होंगे, और ये जो चेंजेस इनमें आए होंगे ये उस पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट करते होंगे, उस पर्टिकुलर ह्यूमन कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते होंगे। तो यस, ओवर द टाइम माइक्रोब्स भी ग्रो हुए हैं सिग्निफिकेंटली इन देयर ओन रिस्पेक्टिव डोमेन्स। अगर इनके हम विकास को देखें कि और इनके विकास के बाद, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को हम ऐसे मान के चलते हैं जैसे कि एक पेड़ है, एक पेड़ के वो एक बीज ने बनाया, बीज तो सेम ही था, जब पहली उसमें पहला तना पहला स्टेम आया तो वो एक ही स्टेम था। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता गया, पेड़ की मल्टीपल शाखाएं बनती गई और हर शाखा में लगने वाले फल, उनके साइज और उनकी उसमें जो वेरिएशंस जनरेट होते गए वो वेरी करते जाते हैं। अगर हम इस पूरे पिक्चर को यहाँ पे देखने की कोशिश करें, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो ये एक ऐसा डाइवर्सिफाइड सिस्टम है जो शायद हमें ऐसी नजरों से समझ नहीं आएगा, बट अगर हम इसको एक गूगल मैप की तरह माने, ये माने कि पृथ्वी को जिस तरह से आप गूगल मैप में देखते हैं और फिर जूम इन जूम आउट करते हैं, उसी तरीके से अगर हम माइक्रोबायोटा को देखें या माइक्रोबियल स्पीशीज के बारे में देखने की कोशिश करें, तो एक पॉइंट पे, एक गन पॉइंट पे जो माइक्रोब्स हैं वो सिमिलैरिटी दिखाते हैं, और उस गन पॉइंट के साथ में जितना वेरिएशंस, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी, जितना ज्यादा स्प्रेड सिस्टम हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो ये दिखाता है कि अलग अलग जीव जंतु में पाए जाने वाले माइक्रोब्स जो हैं उनकी फिजिकल एंड उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज काफी बदल गई है। जैसे हमने बात की जीव जंतुओं के इवोल्यूशन की, तो हमने क्या पाया कि सबसे पहले जीव हमें पानी में मिले, तो पानी में हमने यहाँ पे पानी को रिप्रेजेंट करने के लिए फिश लिया। हमने पक्षियों को और रेप्टाइल्स को, वानर जो हमारे पूर्वज हैं, एक हिरन जो कि हम जीव जंतु जो जंगलों में रहते हैं वो, और मानवों, उन सभी के अगर हम माइक्रोबियल स्पीशीज को गौर से देखें तो हम पाएंगे कि इन सभी के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोब्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बहुत अलग अलग हैं, ये एक दूसरे से बहुत वेरी करते हैं। चिड़िया के आंतों में पाए जाने वाले या ह्यूमन के आंतों में पाए जाने वाले या एक वानर के आंतों में पाए जाने वाले माइक्रोब्स की क्वालिटीज में काफी फर्क होता है। अब ये क्यों हुआ, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। इसी को और जूम इन करते हैं और हम यहाँ पे सिर्फ इस एरिया में फोकस करते हैं जो कि हमारे लिए ह्यूमंस और वानर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ह्यूमंस की भी बात करें तो हम पाएंगे ये इसमें ये जो चौकोर ब्लॉक्स हैं, ये चौकोर ब्लॉक्स ह्यूमन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये राउंड ब्लॉक्स जो हैं, राउंड ब्लॉक्स ये रिप्रेजेंट करते हैं उन इन जानवरों के बारे में जो अभी भी जंगलों में रहते हैं बट ह्यूमंस के क्लोज हैं, जैसे जंगली बंदर। यहाँ पे हम कैप्टिव नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स की बात करते हैं, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड वानर, बट ये वो हैं जो कि जंगलों से बाहर निकल के किसी चिड़ियाघर में है या किसी प्रिजर्व्ड कंडीशंस में रहते हैं। तो इनमें भी अगर हम पाएंगे तो इनकी वानरों वानरों में भी डिसिमिलरिटीज काफी ज्यादा हो गई हैं, यहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन काफी सारा हुआ है। आप देखेंगे कि मिड पॉइंट पे यहाँ जो लोग अभी भी जंगलों में रहते हैं उनमें पाए जाने वाले माइक्रोब्स में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, जबकि जो कैप्टिव एनिमल्स हैं उनमें वेरिएशंस ज्यादा आ गए हैं। ये वेरिएशंस अच्छे भी हो सकते हैं, ये वेरिएशंस बुरे भी हो सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में भी हमने पाया कि वो ह्यूमंस, ये एक जो फिल्ड इन चौकोर ब्लॉक्स जो हैं ये, और मेरे फिल्ड इन चौकोर ब्लॉक्स जो ग्रीन में है ये, हमने ये पाया कि वो लोग जो अभी भी आदिवासी हैं, जंगलों में रहते हैं या फॉरेस्ट के या नेचर के करीब हैं, उनके अंदर पाई जाने वाली माइक्रोब्स या माइक्रोबायोटा अलग है उन लोगों के मुकाबले जो इंडस्ट्रियल जोन में रहते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ और डेटा है, अभी हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस का डेटा यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ह्यूमंस में अगेन यहाँ पे अगर हम बात करें मालाफियंस एंड यानोमामी कम्युनिटीज जो कि अफ्रीका एंड अमेजन के जंगलों में पाए जाते हैं, जो नेचर के काफी करीब हैं, जिनके खाने में अभी भी ज्यादातर वेजिटेरियन फूड्स शामिल हैं, और हम उन लोगों की बात करें
जो कि यूएसए में रहते हैं, जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, जहाँ पे प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन ज्यादा है, वहां पे देखेंगे कि इन लोगों के माइक्रोबियल जो डाइवर्सिटी है, और ये जो लोग अभी भी जंगलों में रहते हैं या नेचर के ज्यादा करीब हैं, उनमें भी काफी ज्यादा वेरिएशंस हैं। अब इन वेरिएशंस में हमने कुछ फैक्टर काउंट किए। पहला फैक्टर हमने देखा कि नेचर के कितने करीब हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमने टेम्परेचर, पानी और उनकी हीटिंग हैबिट्स के बारे में भी बात की। इसी चीज को अगर हम ये देखें कि इसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल क्या प्ले कर रहा था, क्या सच में सिर्फ नेचर ही था जो प्ले रोल कर रहा था? क्या ऐसा नहीं है कि नेचर के अलावा या उस डाइवर्सिटी को फूड जो इम्पैक्ट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है? तो जो फाइंडिंग्स रही है हमारी, उन्होंने ये बताया कि नहीं। इवन अगर हम हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मथुरा के एरिया में जाएं तो वहां पाएंगे कि काफी सारे वानर मथुरा एंड वृंदावन के एरिया में हमें मिल जाते हैं। काफी एडवांस हैं वो, उनकी खाने की आदतें बदल गई हैं, वो आपका दिया हुआ खाना खाते हैं। और जो जो प्योर जंगलों में वानर रहते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनकी फूड हैबिट्स, उनकी बिहेवियरल पैटर्न्स अलग है। मेजरली ये पाया गया कि माइक्रोबियल हेल्थ और माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा अफेक्ट अगर कोई बात करती है तो वो है वो खाना जो आप खाता है। ऐसा खाना, अब हमें देखना होगा कि खाने में भी ऐसा क्या है जो सच में हमारे माइक्रोब्स के लिए बेहतर है। तो खाने में हमारे लिए सबसे ज्यादा जो माइक्रोबियल हेल्थ को सपोर्ट करता है वो है फाइबर। फाइबर जो हमने प्रीबायोटिक के बारे में बात की है अपने पिछले कुछ 1 से 2 सेशंस में। इसी बात को अगर हम और समझें तो हम देखेंगे कि फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं। फाइबर्स हमें मिलते हैं मेजरली फ्रॉम द प्लांट बेस्ड डाइट। प्लांट बेस्ड डाइट का अगर हम एनिमल डाइट से कंपैरिजन करें, व्हाई वी हैव स्टार्टेड, हमने ये बात करनी क्यों शुरू की कि प्लांट बेस्ड फूड आपके लिए ठीक है और एनिमल बेस्ड फूड ठीक नहीं है, अगर आप अपनी गट को रीसेट कर रहे हैं, अगर आप अपनी गट की हेल्थ को चाहते हैं। वो इन वजहों से, क्योंकि प्लांट बेस्ड फूड में हमें कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ना के बराबर होता है, नहीं होता है, जबकि एनिमल बेस्ड फूड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल हमारी आंतों के लिए ठीक नहीं है और हमारे हेल्थी बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। अगर हम बात करें फाइबर की, तो प्लांट बेस्ड फूड में फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जो हमारे माइक्रोबियल हेल्थी माइक्रोब्स के लिए बहुत फायदेमंद है, जबकि एनिमल फूड्स में वो हमें नहीं मिलता। फैट भी, सैचुरेटेड फैट बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है प्लांट बेस्ड फूड में, जबकि सैचुरेटेड फैट हम जानते हैं कि बहुत नुकसानदायक है, हमने कल के सेशन में इसकी बात की। ये एनिमल बेस्ड फूड में काफी ज्यादा होता है। मिनरल्स एंड विटामिन प्लांट बेस्ड फूड में ज्यादा होते हैं, जबकि एनिमल बेस्ड फूड में सिर्फ मिनरल की क्वांटिटी ज्यादा पाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे माइक्रोब्स की हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है, वो प्लांट बेस्ड फूड में पाए जाते हैं और वो एनिमल बेस्ड फूड में नहीं पाए जाते। तो प्लांट बेस्ड फूड के कई सारे एडवांटेजेस हैं। अगर हम प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं तो हमारी गट और हमारी गट में पाए जाने वाले माइक्रोबायोटा दे फ्लरिश। इसी बात को अगर हम कुछ और एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो ये हम एनिमल बेस्ड फूड और प्लांट बेस्ड फूड का कंपैरिजन दिखाते हैं। इसमें ये जो अपसाइड एरो हैं ये दिखाते हैं कि ये इंक्रीज, और ये डाउन साइड एरो दिखाता है डिक्रीज। हम पाएंगे कि जब हम प्लांट बेस्ड फूड को खाते हैं तो हमारे अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ में कमी आती है। अच्छा, ये अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया क्या होता है? ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि वैसे तो एक्टिव नहीं होते आपकी बॉडी में, बट इनको हाई शुगर, हाई फैट या केमिकल या प्रोसेस्ड फूड अगर मिलता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं, और ये एक्टिव नेगेटिवली होते हैं, ये आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं। आप में से कई सारे लोगों को डायरिया होकर, डायरिया जो हम सुनते हैं या लूज मोशन जो सुनते हैं, वो इसी तरह के अपॉर्चुनिटिस्टिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो जब हम प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं तो इस तरह के बैक्टीरियाज की ग्रोथ में कमी आती है। जबकि हम यही अगर नॉनवेज खाते हैं, हम एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं, तो हमारे अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियाज जो होते हैं उनकी ग्रोथ फास्ट होती है। सेकेंड वन थिंग, अगर हम बात करें यहाँ पे एलपीएस एंड इन्फ्लेमेटरी काइनेटिक्स के बारे में बात करें, तो ये भी प्लांट बेस्ड फूड में डिक्रीज होता है। प्लांट बेस्ड फूड अगर हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में लाइपोफिलिक एक्टिविटीज कम होती हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी स्वस्थ होती है। जबकि अगर हम एनिमल बेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं तो हमें बुखार या हमारी बॉडी में स्वेलिन या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। प्लांट बेस्ड फूड खाने का फायदा है कि हमारे बॉडी में शॉर्ट
चेन फैटी एसिड्स की फॉर्मेशंस कंटिन्यूसली होती रहती है, जो हमारे हेल्थी बैक्टीरियाज के लिए काफी सपोर्टिव है, के लिए काफी अच्छी है। जबकि हम देखें कि हमारे SCFA which is शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, ये एनिमल बेस्ड फूड की वजह से कम होती है, तो यहाँ पे ये हमें नुकसान होता है। तो ये अगर आप प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं तो आप अपने आप को कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, जो आपके हृदय से जुड़ी बीमारियां हैं, डायबिटीज, शुगर की बीमारी, ओबेसिटी, आपका मोटापा, हाइपरटेंशन एंड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज से प्रोटेक्ट करने में काफी हेल्प करता है। फर्दर मोर ये हमने प्लांट बेस्ड फूड के और एनिमल फूड के जो फायदे या नुकसान देखे, हमने देखा कि प्लांट बेस्ड फूड हमेशा से बेहतर होता है। उसी के साथ में एक हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए। ये डायग्राम आपको ये दर्शाता है कि अगर आप गाय या भैंस या एनिमल्स को पालते हैं तो यूजुअली वो एक फुटबॉल मीन्स लगभग 1 एकड़ लैंड, 1 एकड़ लैंड में या 2 एकड़ लैंड में आप कुल मिला के इतना खाना बना पाओगे जो नॉन वेजिटेरियन एक इंसान 1 साल में खा पाएगा। जबकि अगर आप इसी 2 एकड़ लैंड में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हरी सब्जियां उगाते हैं तो ये लगभग 14 लोगों को 1 साल का भोजन देते हैं। तो हम 14 गुना ज्यादा, 14 टाइम्स ज्यादा लोगों को फूड सप्लाईज करते हैं अगर हम वेजिटेबल फूड्स पे जाते हैं। सिमिलरली अगर हम इस तरह से काउंट करना शुरू करें तो हम ये पाएंगे कि सिर्फ हम एनिमल बेस्ड फूड पे को अगर जितना कम करते जाएंगे, हम पाएंगे कि लगभग हमारे पास 5 बिलियन, 5 अरब फुटबॉल फील्ड, 5 अरब एकड़ लैंड हमारे पास ऐसा दोबारा मिल जाएगा हमें, जहां पे हम खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो दुनिया में हम हंगर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, और पेड़ पौधे हैं तो एनवायरनमेंट को तो हमेशा बेहतर बनाएंगे इसी। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स में अगर हम और भी बात करें तो हमारा ग्रीन हाउस इम्पैक्ट, जो धरती में ग्रीन हाउस की वजह से जो जो गर्मी होती है, आजकल हमारा टेम्परेचर जो पूरे अर्थ का बढ़ रहा है, उसे कम करने में हमें आसानी मिलेगी। हम जानते हैं कि जब पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो वो पानी को प्रिजर्व करने में, कंजर्व करने में आसानी रखेंगे। हम जो डिफॉरेस्टेशन मीन्स पौधों का और जंगलों का जो कटाव है उसको रोकने में सहायता मिलेगी। हमें पॉल्यूटेड एयर से छुटकारा मिलेगा, और हमें कई सारे बेनिफिट्स, हमारी सॉइल की हेल्थ बनी रहेगी। तो एनिमल बेस्ड फूड को अवॉइड करने के जो 2-3 फायदे हमने लिस्ट आउट किए, एक ये कि जब हम प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं तो हमारी गट की हेल्थ ठीक होती है। डॉक्टर श्याम ने बताया कि गट का और लिवर का बहुत अच्छा रिलेशन है, लिवर आपका हेल्थी रहता है, तो अगर आप प्लांट बेस्ड फूड पे जाते हैं तो गट के थ्रू आपका लिवर ठीक रहेगा। थर्ड थिंग, गट का रिलेशनशिप हमारी मेंटल वेलबीइंग और हैप्पीनेस से है। हम मेंटली फिट रहते हैं और वेलबीइंग फील करते हैं, हमारी बॉडी ठीक बिहेव करती है, एंड हम एक अच्छी जिंदगी के लिए तैयार होते हैं। साथ ही साथ हम इस समाज को भी एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा इकोसिस्टम दे रहे होते हैं जो सभी के लिए बेहतर है। विद दिस आई थिंक मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ। हम वक्त के साथ 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 है। इन द एंड मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक ऐसी प्लेट बनाने की कोशिश करें जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां हों, फल हों, फ्रूट्स हों, और कंप्लीटली प्लांट बेस्ड थाली, और आप उसके पिक्चर शेयर करें, बताएं कि आपने इस सेशन के बाद से क्या अपनी डाइट में चेंजेस किए हैं, किस तरह से आपने प्लांट बेस्ड फूड्स को इनकॉर्पोरेट किया है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप प्लांट बेस्ड फूड्स में भी उन फूड्स को ज्यादा प्रायोरिटी दें जिनमें फाइबर ज्यादा हो, जो बेसिक इन नेचर हो, जिनमें कि हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं। प्लीज उनको शामिल करें, अपने पिक्चर शेयर करें, और अपनी ग्रोथ को हमारे साथ बांटें, अपनी हैप्पीनेस को हमारे साथ बांटें। थैंक यू। थैंक यू विवेक, थैंक यू सो मच फॉर सच ए वंडरफुल इंफॉर्मेशन जो आपने शेयर किया, एंड यस आल्सो थैंक्स टू डॉक्टर श्याम फॉर हिज इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन, जो कि हमेशा वो रेगुलर इस इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। और आज का सेशन में डेफिनेटली आई एम श्योर आपने नोट किया होगा जो विवेक ने बताया है, डॉक्टर श्याम ने बताया है, गट डिसबाइसिस, देन प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड जो डाइट का जो 20 का जो इंटेक, अगर उसका जो डिफरेंस, राइट, जो बेनिफिट्स मिलता है, जैसे अगर हम कंपेयर करते हैं इम्पैक्ट को, राइट, जैसे विवेक ने बताया कि प्लांट बेस्ड डाइट का प्रेफरेंस हमेशा होना चाहिए,
राइट, व्हिच इज लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट्स, राइट, जहां से हमें कोलेस्ट्रॉल कम मिलता है, राइट। हम तो जानते हैं ना कोलेस्ट्रॉल हानिकारक है, थोड़ा सा तो चाहिए, राइट, हेल्दी सेल्स के लिए, बाकी ज्यादा हो जाते तो प्रॉब्लम हो जाता है। देन यस, प्लांट बेस्ड डाइट जो होता है ना, हाई इन फाइबर होता है, और यस हम ये भी हमने पहले सेशन में देखा है कि गट हेल्थ के लिए प्रीबायोटिक जैसे फाइबर का अहमियत को हमने समझा है, राइट। एंड यस, इट्स प्लांट बेस्ड डाइट का जब बात करते हैं, इट इज पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एसेंशियल विटामिन्स, राइट, और ये भी हम जानते हैं, राइट, इसका बेनिफिट्स के बारे में। बट एट द सेम टाइम एनिमल बेस्ड डाइट का जो हम इसको देखते हैं ना, इसका ऑपोजिट एक्चुअली ये होता है, जो which are high in cholesterol and saturated fats, which is low in fiber, जो आपका गट हेल्थ का जो बेनिफिट्स है उसको लिमिट करता है। और यस, इट्स लैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसका भी कमी होता है, राइट, एनिमल बेस्ड डाइट में। तो बहुत सारा रिसर्च है, जैसे विवेक ने भी बताया कि यस, हमारा अगर डाइट अगर फाइबर रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, राइट, जो एक गट माइक्रोबायोम को जो प्रमोट करता है, राइट, और इसका तो न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स है हमारे लिए, राइट। सो प्लांट बेस्ड डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली ये आपका जो जैसे विवेक ने बताया कि ऑपर्चुनिस्ट जो बैक्टीरिया है उसको सप्रेस करता है, हम हार्मफुल जो मेटाबोलाइट्स है उसको भी ये रिड्यूस करता है, और जो हमारा शरीर में जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होता है उसको भी रिड्यूस करता है, राइट। तो यस, आई एम श्योर आप लोग डेफिनेटली, जैसे हम ये गट रीसेट प्रोग्राम में जो प्लांट बेस्ड डाइट स्पेशली हम लोग जो फोकस कर रहे हैं उसका अहमियत को आप समझ रहे हैं, राइट। और एनिमल बेस्ड डाइट को स्पेशली फॉर दिस 10 डेज, राइट, हम क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि हम रीसेट कर रहे हैं अपना गट हेल्थ को, राइट। जो स्पेशली जो क्रॉनिक जो डिजीजेस या न्यूट्रिशन रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है उसको हमें ये करना है, राइट। सो डेफिनेटली हमें अपना इस प्लान में ये जो गट रीसेट जो प्लान का हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम का बात कर रहे हैं, उसमें स्टिक होने के लिए जो जैसे हमारा जो थाली जो सजाना चाहिए ना, जो फूड हैबिट, डेफिनेटली उस हिसाब से, और आज का एक्टिविटी भी विवेक ने शेयर किया है, डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप भी अपना ग्रुप में स्पेशली इसका एक बहुत ही शानदार, आज से स्पेशली अगर अभी तक थोड़ा बहुत भी कंप्रोमाइज हो रहा था उसको कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना थाली को कैसे सजा रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि हम सोचते हैं ना, पहले कुछ कुछ चीजें अगर हम नहीं कर रहे हैं, करते थे, कुछ रिजल्ट्स हमें नहीं मिल रहा है, हम सोचते रहे कि नहीं, हम वो चीज नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हमारा फिटनेस का सेशन डेफिनेटली होगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मृणाल जुड़ा है कि नहीं हमारे साथ। आई थिंक yet to join मृणाल, ओके, नो इशू। सो हम लोग तब तक बात करते हैं, राइट। जैसे मैंने बात कर रहा था कि अक्सर हम सोचते हैं ना, पहले अगर पास में हम फेलर हुए ना, हमारा क्या होता है ना, चैलेंज ये होता है कि हम आगे भी हम सक्सेस शायद नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, ये होता है। मैं एक छोटा सा स्टोरी यहाँ पे आपको शेयर करना चाहूंगा। एक रिसर्च प्रोसेस चल रहा था, एक रिसर्च प्रोसेस दौरान एक जो समुद्री जो ये होता है ना, बायोलॉजिस्ट, मेरीन जो बायोलॉजिस्ट, उन लोगों ने एक रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट किया जहाँ पे एक शार्क को ना एक बड़ा सा टैंक में रखा था, और उस टैंक में, बड़ा सा टैंक में, उसमें क्या किया, उन लोगों ने छोटा मछलियां भी उसमें छोड़ दी। अभी होना क्या है ये तो हम जानते ही है, आप जैसे उम्मीद कर रहे हैं, मैं जैसे उम्मीद कर रहा, शार्क तेजी से आया और टैंक में जितना भी मछली था उसके ऊपर हमला किया और छोटी मछली को खा लिया, राइट। फिर जो साइंटिस्ट थे, जो मेरीन साइंटिस्ट, उन लोगों ने क्या किया, इस बार क्या किया, क्लियर फाइबर ग्लास, वहां पे क्लियर फाइबर ग्लास जो है ना, फाइबर ग्लास का एक सेपरेशन वहां पे बनाया, जो टैंक था उसके अंदर एक सेपरेशन बनाया मजबूत, मतलब शार्क आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। इससे क्या होगा, वो टैंक जो ना 2 भाग में डिवाइड हो गए, मतलब 2 पार्टीशन हो गए, राइट। अभी क्या होता, फाइबर ग्लास के एक तरफ शार्क था और दूसरी तरफ क्या था, छोटे मछलियां, नया सेटअप, छोटे मछलियां वहां पे रख दिया गया। अभी शार्क ने फिर देखा मछलियां फिर से आ गई है, खाना आ गया, फिर शार्क ने तेजी से हमला किया। हालांकि इस बार क्या हुआ, फाइबर ग्लास का दीवार से टकरा गई, राइट, और दीवार के टकराने के बाद उछल गई, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन शार्क ने फिर से
उम्मीदें जुटाई, फिर से अटैक किया, राइट। फिर भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि फाइबर ग्लास जो दीवार था वो बहुत ही मजबूत था। तो छोटे मछली जो था आराम से वहां पे उस हिस्से में चल रहा था, आराम से तैरती रही, कोई भी नुकसान नहीं हुआ। आखिरकार लगभग 1 घंटे का मतलब प्रयास किया शार्क ने, उसके बाद उतने ने हार मान ली। तो अगले वो जो रिसर्च प्रोसेस अगले कुछ वीक्स तक ऐसे ही चलता रहा, बार बार दोहराया गया इस प्रोसेस को, और धीरे धीरे देखा कि शार्क ना उसका जो अटैकिंग मूड ना वो कम होता जाए, राइट। जो प्रयास कर रहा था वो धीरे धीरे कम होता गया। इस बार जो साइंटिस्ट है उन लोगों ने क्या किया, फाइबर ग्लास का दीवार को हटा दिया। मतलब टैंक में अभी कोई पार्टीशन नहीं है, शार्क भी है, छोटे मछलियां भी है, लेकिन इस बार शार्क ने हमला नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि शार्क को यह विश्वास हो गया कि वो ट्रेंड हो गए कि जो छोटा मछली है उसके मतलब उसको मैं अटैक नहीं कर सकता, एक दीवार है, जो कि था ही नहीं दीवार इस बार, राइट। तो इस छोटा सा स्टोरी से हमें ये सीख मिलता है, हमसे मतलब हम में से कई लोग असफलता हो या मतलब अनसक्सेसफुल होते हैं या अनुभव हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद हम एक्चुअली उस स्टेज में नहीं जाते कि हम कोशिश करना बंद कर देते हैं, राइट। कहानी में जैसे शार्क की तरह हम मानते हैं कि हमारा अतीत में ऐसा हमने किया था, जैसे वेट मैनेजमेंट का बात ही हो या हेल्दी वेलबींग का, ऐसा कुछ हम सक्सेसफुल नहीं हुए थे, बट हमेशा हम असफल नहीं होंगे, राइट। हमें अपने दिमाग में एक बाधा देखते हैं एक्चुअली, तभी हम सोचते हैं ना कि हम जाना चाहते हैं, उसमें वास्तविक कोई बाधा नहीं होता है, बट हम सोचते हैं कि ऐसा एक दीवार है, बट है कि नहीं। सो आई होप ये स्टोरी जो है ना ये आपको अच्छा लगा। तो मैं मीनल यहाँ पे ज्वाइन की है ऑलरेडी, राइट। तो मीनल को मैं क्विकली हैंड ओवर करना चाहूंगा बिकॉज फिटनेस इज इम्पोर्टेंट, राइट। सो मीनल, ओवर टू यू, वेलकम। थैंक यू चंदन, एंड इनफैक्ट बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई आपने। यू शुड नेवर गिव अप। थैंक यू। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्कआउट टुडे। मैट पे हम कुछ स्ट्रेचेस करेंगे वार्म अप के, और उसके बाद फिर हम कुछ आसन करेंगे। आई थिंक अभी तक सभी ये योग आसन और इन सबको करते हुए आपकी बॉडी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बन गई होगी, इजी लग रहा होगा आपको वो सभी पोजेस जो हम आज तक कर रहे हैं। तो हम थोड़े से न्यू पोजेस भी ऐड करें। तो हम स्टार्ट करेंगे काउ एंड कैट स्ट्रेच से। आपकी हिप्स आपके नीज के साथ अलाइन रहेंगे, हैंड्स को अपने शोल्डर के साथ अलाइन करेंगे, लेकिन पहले स्ट्रेच करने के लिए हथेलियों को बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए, और पंजों को भी अंदर की तरफ नहीं ऊपर की तरफ से कर दीजिए, रोल कर दीजिए। और उसके बाद स्ट्रेच करते हुए पूरा पीछे जाएंगे और फिर आगे, पूरा पीछे जाएंगे और फिर आगे, पूरा पीछे जाएंगे और फिर आगे। तो अपनी काफ मसल्स में, अपने पूरे के पूरे हैमस्ट्रिंग्स में, क्वाड्स में पूरा स्ट्रेच को फील कीजिए आगे पीछे जाने में। एकदम लेफ्ट करिए अपने हाथों को और फिर वापस। इस बार काउ एंड कैट स्ट्रेच करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए पेल्विस से मूव करते हैं ऊपर की तरफ, आर्च करेंगे स्पाइन को, लंबी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ। जब आप अंदर की तरफ स्क्वीज करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि शोल्डर से मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट अभी भी आपके पेल्विक फ्लोर मसल से ही होगी। मतलब आप अपने पेल्विस को ही स्क्वीज करते हुए मेन सेंटर बनाएंगे, यहाँ से और फिर वापस, फिर अंदर और फिर वापस। ये सभी के सभी आपकी स्पाइन मतलब आपकी रीढ़ की बहुत अच्छी है। हम कल सब कोर हेल्थ के लिए हैं, मतलब हम कोर मूवमेंट्स कर रहे हैं कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए, लेकिन आप ध्यान में रखिए कि जो कोर मसल्स हैं एक्चुअली वो आपकी स्पाइन को ही सपोर्ट करती है। तो अगर आप कोर वर्कआउट कर रहे हैं तो आप इनफैक्ट अपनी स्पाइन को स्ट्रेंथन और फिर वापस। हम करेंगे बर्ड एंड द डॉग पोज, मतलब आप अपने कोर को एंगेज करके ही रखेंगे, आप इसको ऐसे करके ढीला नहीं छोड़ेंगे। मतलब यहाँ पर आर्च है, मेरा पेट बाहर की तरफ, ऐसे नहीं, आप शोल्डर से लेकर हिप्स तक
स्ट्रेट लाइन रहेगा और आपकी जो नाभि है इसके आसपास की सभी मसल्स अच्छे से एंगेज रहेंगे। बर्ड की तरह उड़ेंगे, मतलब एक पंजा बाहर और उससे ऑपोजिट जो आपका हाथ है वो भी बाहर, और उसके बाद डॉग की तरह स्क्वीज करें, मतलब आपकी एल्बो आपके नीज के साथ बाहर और फिर अंदर, बाहर और फिर अंदर, इस तरह से। लेकिन अगर किसी को इस प्रोसेस में करने में यहाँ पर नेक में स्ट्रेच आएगा तो आप अपनी नेक को न्यूट्रल रखना। इनफैक्ट हम न्यूट्रल रख के स्टार्ट करते हैं। अभी सिर्फ कोर को ही ध्यान में रखते हुए मूवमेंट करेंगे। आप देखिए जब आप यहाँ पर स्ट्रेच करते हैं ना सीधा पूरा, आप अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को अच्छे से खींचते हैं और कोर मसल्स को एंगेज करते हैं। जब आप सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ जाते हैं आप फिर कोर मसल्स को एंगेज करते हैं। लेकिन अभी नेक को न्यूट्रल रख सकते हैं। जो कंफर्टेबल है वो अपनी नेक को भी पूरा स्क्वीज करते हुए बाहर और अंदर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी सर्वाइकल का या कमर की दर्द का हल्का सा इन्फ्लेमेशन रहता है तो वो सिर्फ सीधा रहते हुए अपनी नेक को स्पाइन को न्यूट्रल रखते हुए भी इन पोजेस को कर सकते हैं। कम से कम 10 से 11 बार करेंगे। खींचेंगे अच्छे से अपनी बॉडी को, जैसे हाथ से कोई ऊपर खींच रहा है आपको और आपके पंजों से कोई नीचे खींच रहा है, आप पूरी स्पाइन को अच्छे से लेंथन करेंगे, खींचते हुए अंदर बाहर। जैसे आप खोलेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इनहेल ले करेंगे, एक्सहेल करते हुए अंदर आएंगे, एक्सहेल करते हुए अंदर, एक्सहेल करते हुए अंदर, वापस सेम करेंगे हम दूसरी साइड पे। मैं आपको देखती हूँ या मैं आपसे बात करती हूँ तो मैं नेक को थोड़ा साइड पे रखती हूँ। आप अपनी नेक को ऐसे बिल्कुल न्यूट्रल रखें, कोर को एंगेज रखेंगे, अपने नीज को हिप से अलाइन रखेंगे, स्क्वीज करते हुए ऑपोजिट हैंड उठाएंगे, ऑपोजिट लेग के साथ अलाइन करेंगे, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट। अगर किसी को ऐसे करते हुए कोई घुटने में प्रेशर आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप अपने घुटनों के नीचे एक कुशन को रख लीजिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट पोज है, हाँ, तो हम पहली बार कर रहे हैं। आप देखेंगे जैसे आज तक हम सभी आसन कर रहे हैं और आसन अब वो इजी लगते हैं, इसी तरह सिर्फ प्रैक्टिस की बात। आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से आपको इन पोजेस को बैलेंस करते हुए करने की आदत है। स्क्वीज करेंगे, अच्छे से खींचेंगे, लेंथन करेंगे स्पाइन, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए बाहर, छोड़ते हुए अंदर, भरते हुए बाहर, छोड़ते हुए अंदर, भरते हुए बाहर, छोड़ते हुए अंदर, भरते हुए बाहर, छोड़ते हुए अंदर। वो सभी लोग इसको ऐसे जो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं हाथ से, इट्स एब्सोल्युटली ओके, इसका एक वेरिएशन कर सकते हैं। आप पहले अभी हाथों को सिर्फ यहीं रखिए और अगर किसी को हथेली को थोड़ा लंबा टाइम ऐसे रखने में रिस्ट में पेन आता है तो फिस्ट को रखिए, मतलब अंगूठों को अंदर करते हुए उंगली को ऊपर रोल करिए, अपनी मुट्ठी को स्ट्रॉन्गली यहाँ पर, ठीक है। अभी हम हाथों की मूवमेंट नहीं करेंगे अगर प्रेशर है। अभी आप सिंपल सिंगल लेग से मूवमेंट, 1 2, वो सभी लोग जो सिंगल हैंड और सिंगल लेग से मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह से पहले अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को एंगेज कीजिए। आप जब लेग को ऊपर उठाएंगे तो क्या स्ट्रेच होगा? हाँ, लोअर बॉडी तो होगा ही, लेकिन आपके लोअर एब्डोमिनल्स, मतलब आपकी नाभि के नीचे के जितने भी मसल्स हैं उनको स्क्वीज करते हुए लेग को ऊपर लेकर जाए। इसलिए घुटने से बेंड नहीं करें, अपनी टांग को सीधा खींच के रखिए, टांग को सीधा खींच के रखिए, फिर ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Keep going. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से दूसरी साइड खींचिए अपनी टांग को अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों लेग्स को 20 टाइम्स करेंगे और पहले भी हमने दोनों लेग्स के साथ 20 टाइम्स किया। तो वो वेरिएशन अगर आप कर सकते हैं बर्ड एंड डॉग की, मतलब स्क्वीज एंड आउट, स्क्वीज एंड आउट, स्क्वीज एंड आउट, स्क्वीज एंड आउट, तो वो कर लीजिए। अगर वो नहीं कर सकते तो फिर ये कर लीजिए। पूरा स्ट्रेच करेंगे, सांस को छोड़ेंगे और वर्कआउट करते हुए या कुछ मूवमेंट करते हुए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नाक से सांस नहीं छोड़ पा रहे हैं, मूवमेंट थोड़ी एंगेजिंग है, इट्स एब्सोल्युटली ओके। मुंह से सांस छोड़ दीजिए, मतलब इनफैक्ट जब आप मुंह से सांस छोड़ते हैं तो होता क्या है, जिस तरह से मैं आपको डीप ब्रीदिंग सिखा रही हूँ, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, जब आप मुंह से सांस छोड़ते हैं तो आप अपनी सारी कोर मसल्स को एंगेज करते हैं। करके देखिए, मुंह से सांस छोड़िए, कोर को। बहुत ही इजी वे है, आप इस तरह से आप अपनी पूरी कोर मसल्स को एंगेज कर सकते हैं जस्ट बाय टेकिंग द राइट ब्रेथ। आप अच्छे से सांस लीजिए और अपनी कोर मसल्स को एंगेज कीजिए और देखिए आप अपने स्पाइन को कितने अच्छे से स्ट्रांगली सपोर्ट कर पाते। ये सारी की सारी मूव्स दोबारा से मैं रिपीट करूंगी। वो सभी लोग जो मुझे कमर दर्द के लिए कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं, आप इन सभी मूव्स को कर सकते हैं अपने इन्फ्लेमेशन के हिसाब से। अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो इस तरह से एक लेग के साथ मूव कीजिए, अगर कम दर्द है तो आप बर्ड एंड डॉग भी कर सकते। मैं सेम मूवमेंट्स मैट पे भी करवाऊंगी लेकिन उनका नाम बदल जाएगा। तो ये मूवमेंट्स हमने प्रोन पोज में की, मतलब पेट को मैट की तरफ हो। हम सेम मूवमेंट को सुपाइन पोज में करेंगे, मतलब अपनी कमर को मैट पे रखेंगे। ब्रीदिंग का पैटर्न सेम रहेगा और इस मूवमेंट को जब हम मैट पे रख के करते हैं तो हम इसको बोलते हैं डेड बग। आपने देखा है, कीड़े को देखा है, जब वो मैट पे लेट जाता है उल्टा और खुद सीधा नहीं हो पाता है तो कैसे करता है, वो ऐसे हो जाता है कीड़ा मैट पे और फिर सीधा नहीं हो पाता। तो ये वाली जो मूवमेंट होती है इस तरह से, मतलब पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी मैट पे है। सेम प्रोसीजर लाइक आई सेड, आप ऑपोजिट लेग एंड ऑपोजिट हैंड को खोलेंगे, लेकिन साइकिलिंग मूवमेंट नहीं। वापस फिर सेंटर पे आके रुकना है। लेट मी रिपीट, वापस सेंटर पे आके रुकेंगे। बहुत ही इफेक्टिव मूव है आपकी कोर स्ट्रेंथ के लिए, प्लस आपकी कमर की जितनी भी इन्फ्लेमेशन है ना उसके। इसमें आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी मैट पे है, बिल्कुल गैप नहीं है स्पाइन और मैट में। स्क्वीज करके रखेंगे, अपनी नीज को 90 डिग्री रखेंगे, हाथों को भी ऊपर की तरफ खींच कर, ठीक है। उल्टा हाथ और उल्टी टांग, मतलब अगर आपने ये वाली लेग ली है अपनी लेफ्ट साइड की तो आपका जो राइट हैंड है वो पीछे जाए, एक हाथ और एक लेग ऊपर रहे, ठीक है। फिर वापस सेंटर में आएंगे और रुकेंगे, फिर दूसरी लेग और दूसरा हाथ, फिर सेंटर में आएंगे रुकेंगे, फिर दूसरी लेग और दूसरा हाथ, फिर सेंटर में आएंगे रुकेंगे, फिर ऑपोजिट लेग एंड ऑपोजिट हाथ, सेंटर ऑपोजिट सेंटर ऑपोजिट। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आप इसको साइक्लिक मूवमेंट में नहीं करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे नहीं करेंगे, पूरे सेंटर में आके रुकेंगे, खींचेंगे अपनी कोर की मसल्स को अच्छे से ऊपर नीचे से पूरा खिंचा, फिर वापस, फिर दूसरी साइड पूरा खिंचा, फिर वापस, फिर खिंचा, वापस, पूरा अच्छे से खींचते हुए वापस, अच्छे से खींचते हुए वापस, खींचते हुए वापस, खींचते हुए वापस, खींचते हुए वापस। करते रहिए, इस मूव को अच्छे से करिए। तो जब आप डेड बग की मूवमेंट करते हैं तो आपके नाभि के आसपास की जितना भी ये मसल ग्रुप है ना,
वो एक्टिवेट। तो आप सोचिए आपकी की पूरी स्पाइन रेस्टेड है, आपकी कमर में कोई भी प्रेशर नहीं है, मतलब आपकी पूरी जॉइंट स्टेबल है, इनफैक्ट नीज और एंकल्स में भी कोई प्रेशर नहीं है, और उसके होते हुए भी आप पूरा का पूरा कोर वर्कआउट कर रहे हैं। इसलिए सिंगल लेग एंड सिंगल हैंड कि आपकी कमर पे प्रेशर। ठीक है, आप धीरे से वापस आ जाइए। जो अब हम नेक्स्ट मूव करने वाले हैं उसका नाम है लेग रेजेस। इसमें भी हमारे कोर की पूरी स्ट्रेंथ लगती है अलोंग विद द लेग्स, लोअर बॉडी। लेकिन अगर आपकी कमर में दर्द है और आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा तो अपने दोनों पाम्स को अपनी रीढ़ की हड्डी, जो आपकी टेल बोन है, उसकी सपोर्ट के लिए नीचे लगा देंगे। अपनी लेग्स को स्क्वीज करते हुए खींचेंगे सीधा। अब आप इसको वहीं तक मूव करेंगे जहां तक आप कंफर्टेबल हैं। मतलब अगर आप यहां तक कंफर्टेबल है और फिर वापस ऊपर आ सकते हैं तो यहीं तक। अगर आप पूरा नीचे ले जा सकते हैं और फिर ऊपर आ सकते हैं तो वहां। आपकी रेंज ऑफ मोशन आप खुद डिसाइड करेंगे। इसको करते हुए स्पाइन में किसी भी तरह का आर्च नहीं है, मतलब आप अपनी रीढ़ की हड्डी को मैट से अलग नहीं करेंगे। रीढ़ की हड्डी अभी भी मैट पर बनी रहेगी। आपकी पूरा का पूरा नाभि के आसपास का सारे मसल को एंगेज करके इनहेल आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे जब आप वापस आए। सांस छोड़ना है आपको मूवमेंट के साथ। पहले एक पूरा का पूरा सेट करते हैं बिना अपर बॉडी को रेज किए हुए, उसके बाद अपर बॉडी को भी रेज करें। ठीक है, आइए। सो एक सेशन ऐसा है जिसमें हमने अभी अपर बॉडी रेज ही नहीं किया, सिर्फ लेग रेजेस। 1 2 3। घुटनों को सीधा रखेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे नहीं। जैसे ही आपने घुटनों को मोड़ लिया तो क्या होगा, अगर आपने इस तरह से पोज किया है तो आप देखिए आपके जो ये लोअर एब्डोमिनल पे जो प्रेशर आ रहा था बिल्कुल खत्म हो जाए। तो कोशिश करिए कि टांगों को सीधा रखिए। यहाँ पर आपको जो प्रेशर चाहिए कोर की मसल्स पे वो बरकरार रहना चाहिए, है ना। चाहे अगर आप 20 नहीं भी कर पाएंगे तो 10 कीजिए, बट फॉर्मेट सही होना चाहिए। 3 4 5 6 7 4 engage 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 10 और करेंगे। कोर तो बहुत ही बड़ा मसल है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल, मतलब 10-15 रेप्स तो वार्म अप होते हैं। 20 21 22 23। सांस को छोड़िए। 24 25 26 27 28 29 30। गुड। जैसे मैंने बोला थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब आप सब समझ गए हैं अपने कोर को कैसे एंगेज करना है। अब इसकी थोड़ी स्ट्रेंथनिंग भी करते हैं। तो आसन के साथ साथ कुछ बेसिक वर्कआउट मूव्स भी ऐड करेंगे, लेकिन पूरा रेंज में रहिएगा आप अपने। बहुत ज्यादा पुश मत कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना ही करें, है ना। फिर धीरे धीरे कंसिस्टेंट रहेंगे ना, आप देखिएगा आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस सब बढ़ने लगे। धीरे से कोर पे हाथ रखिए, अपने दोनों के दोनों हथेलियों को लंबी गहरी सांस लीजिए। पेट को ऊपर की तरफ फैलाइए, इन्फ्लेट कीजिए अच्छे से। सांस छोड़िए, रीढ़ की हड्डी अच्छे से मैट। फिर सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए और फिर से सांस को छोड़िए। आइए, अब जब हम लेग रेजेस की मूवमेंट करेंगे हम थोड़ा सा अपर बॉडी को
ठीक है। प्रोसेस वही रहेगा जो मैं इतने दिनों से सिखा रही हूँ कि चिन को टक करके रखेंगे। कोई भी कोर की मूवमेंट, कोई भी क्रंच की मूवमेंट जिसमें आप अपनी अपर बॉडी को एंगेज कर रहे हैं, कभी भी जो आपकी ये चिन है ना, इसको ऐसे करके स्काई की तरफ नहीं करती। मतलब आपने तो अपनी पूरे की पूरी सर्वाइकल की बहुत ज्यादा प्रेशर लगा, तो करना क्या है, चिन को हमेशा टक करके रखेंगे जब आप ऊपर की मूवमेंट, है ना। तो कोर को एंगेज रखेंगे, हाथों को सपोर्ट में ही रखेंगे। ये लेग्स की जो आपकी टेलबोन की जो सपोर्ट है पाम से, ये हमेशा ऊपर नीचे के लिए है। साइड में मूवमेंट करेंगे तो मैं हटवा दूं। कोर को एंगेज रखेंगे, स्क्वीज करेंगे, इस बार थोड़ा सा ऊपर लेग्स के साथ, ठीक है। सो 1 2 3 4। तो आप हल्का सा आपको ऐसे लगेगा जैसे आप हिल रहे हैं कि आपकी लेग्स ऊपर नीचे जाएंगी, बट कोशिश करके कोर को बिल्कुल तान के रखिए। कोई भी मूवमेंट में आप ऊपर नीचे नहीं जाएंगे। मैं साइड से पोज करके दिखाती हूँ, मतलब बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है मेरी अपर बॉडी में। मेरी अपर बॉडी बिल्कुल स्टेबल है, बट लेग्स के ऊपर नीचे जाने से ऐसा लगता है कि अपर बॉडी में भी मूवमेंट है। अपने टेल बोन को सपोर्ट में रखे ऐसे, अपर बॉडी बिल्कुल ऊपर। सो ये 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी एंगेज है, आपके लोअर एब्डोमिनल्स भी एंगेज है। 8 9 10 1 2 3। चिन टैप करके रखिए। 4 5। और अगर ऐसा करने से किसी की अपर बॉडी में स्ट्रेच आ रहा है तो कंटिन्यू रखिए जो आपका पहले था है। स्पाइन को रेस्टेड रखिए, कोर को एंगेज रखिए, और जिस तरह से हम पहले लेग रेसेस कर रहे थे वो रखिए ऐसे। 1 2 लास्ट 10 3 4। chin tuck, eyes to the legs. 5 6 7 8 9 10। आइए रिलैक्स करेंगे। हिप स्विचेस जो हमने बैठ के किए थे ना कल, आराम से लेट के दोनों साइड अपनी दोनों घुटनों को ऑपोजिट साइड में स्ट्रेच कीजिए, नाभि को अंदर की तरफ खींच के रखिए। फिर दूसरी साइड सिंपल स्ट्रेच कीजिए, रिलैक्स कीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए। फिर दूसरी साइड लंबा गहरा सांस। वापस सिंगल लेग पवन मुक्त नीचे की तरफ लेकर आएंगे जहां तक आप कर सकते हैं। दूसरी लेग को अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। अगर आपको ऐसा करने से कमर पे खींच आ रही है तो कोई बात नहीं, हल्का सा घुटने को बेंड करके भी रख सकते हैं। लेकिन जो कर सकते हैं वो कोशिश ये करेंगे कि जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं, एक घुटने को अंदर खींच रहे हैं तो दूसरी लेग को पूरा एट लेंथ नीचे लेकर आएंगे। इस तरह से पवन मुक्त आसन। फिर दोनों नीज को अच्छे से खींच के चेस्ट के पास, पूरी की पूरी जो आपकी स्पाइन है रोल्ड रहेगी, खींच के। ट्विस्ट करेंगे। अगर आपको ईगल लेग्स करने में प्रॉब्लम है तो सिंपल 90 डिग्री लेग्स रखेंगे, कर सकते हैं तो ईगल लेग्स के साथ मूव करेंगे, दोनों साइड स्ट्रेच करें। फिर वापस दोनों साइड स्ट्रेच करें।
वापस, क्योंकि हमने बहुत सारी पोजीशंस की है, एक ऑपोजिट आसन करते हैं, भुजंगासन। अगेन ये सारे के सारे पोजेस बहुत इफेक्टिव है आपकी बैक के लिए भी। तो दिन में इस तरह से बैठ के कुछ काम कर सकते हैं, और जब अभी लैपटॉप के सामने ही है तो 4-5 बार अच्छे से अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करते हुए लंबी गहरी सांस ऊपर, फिर वापस लंबी गहरी सांस भरिए, ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे। सिंपल। अगर आप चाइल्ड पोज करने पे प्रेशर आ रहा है तो आप पूरे के पूरे सेशन के बाद शवासन में भी रिलैक्स, चाइल्ड पोज या शवासन, जो भी आपको ज्यादा कंफर्टेबल हो। आई जस्ट वांट कि आप रिलैक्स, हिप्स को पीछे ले जाइए, स्क्वीज करते हुए स्पाइन को लेंथन अच्छे से। धीरे से वापस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। फिर मिलते हैं हम कल। थोड़ा सा कोर में हल्का सा ऐसा लग सकता है कि कुछ वर्कआउट हुआ है, सो लेट इट बी। रिलैक्स कीजिए, पानी पीजिए, अच्छे से प्रोटीन का इंटेक रखिए, एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। सी यू, बाय। थैंक यू मिनल, थैंक यू सो मच। आप धीरे धीरे पूरा सभी का बॉडी को खोल रहे हैं एकदम। सो सी यू टुमारो। थैंक यू। थैंक यू। Okay. So thank you everyone for joining today's session। और बिल्कुल मत भूलिए अपना डाइट, अपना पानी पीना, ठीक है। सुबह का फंक्शनल जूस, उसके बाद फंक्शनल जूस हो या वाटर, उसके बाद जो आपका डाइट, जो ब्रेकफास्ट सही टाइम में लेना जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका मिड मॉर्निंग स्नैक्स अगर आप ले रहे हैं सही टाइम में, देन लंच, उसके बाद इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर सही टाइम में लेना जरूरी होता है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड हम फिर कल मिलेंगे। और किसी ने अगर कुछ भी पॉइंट्स मिस किया है तो रिकॉर्डिंग सेशंस अवेलेबल है, राइट। आप उस टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।